ब्रह्मांड की इस सफर पर आपका स्वागत है। हमारा प्यारा पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड की शुरुआत तक का सफर हम करने वाले हैं। इसके लिए आपको मैं 2023 से लेकर 13.8 बिलियन साल पीछे लेकर जा रहा हूँ। हमारा यूनिवर्स बहुत ही आश्चर्यजनक और विशाल है और इस यूनिवर्स में हमारा प्लैनेट अर्थ और एंटायर सोलर सिस्टम एक कण से भी छोटा लगता है। क्या ये पहले से ही ऐसा था? क्या इसका कोई प्रारंभ भी है? आज मनुष्य पृथ्वी में बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ जीव माना जाता है। तो मनुष्य का सबसे पुराने पूर्वज कौन थे? कहाँ से आए थे? क्या हम सब एक ही पूर्वज का वंशज है? आज हम आधुनिक सभ्यता में जी रहे हैं, मगर हमारे सबसे पहले सभ्यता क्या था? राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक का सफर कैसा रहा? युद्ध का इतिहास क्या है? मनुष्य हमेशा से ही क्यूरियस रहा है। उसे नया नया चीज़ों के बारे में जानने का उत्सुकता रहती है। इसी कारण से इवोल्यूशन के चलते आज इतना विकसित हो पाए हैं। तो चलिए आज हम आटम से लेकर आटम बम तक का इतिहास के सफर करते हैं। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से करीब 13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स एक असीम रूप से गर्म और घना एक कण के साथ शुरू हुआ था, जिसको हम सिंगुलैरिटी के नाम से जानते हैं, जो इतना शक्तिशाली था कि जिसके अंदर पूरे यूनिवर्स समाया हुआ था। किसी आश्चर्यजनक कारण के चलते यहाँ एक महाविस्फोट हुआ और इस यूनिवर्स का जन्म हुआ। फिर इस ब्लास्ट के 1 सेकंड से भी कम समय में यूनिवर्स अकल्पनीय गति से विस्तार हुआ, जिसके चलते यूनिवर्स के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर, बहुत दूर होने लगे। इस वक्त में ही टाइम और स्पेस का जन्म हुआ और ये अस्तित्व में आए। इस महाविस्फोट के समय यूनिवर्स का टेम्परेचर क्या था, आप सोच भी नहीं सकते। ये ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा था। फिर यहाँ से निकला प्योर एनर्जी और यूनिवर्स धीरे धीरे ठंडा होने लगा। फिर यही सब एनर्जी के चलते मैटर यानी पदार्थ अस्तित्व में आए। इसी अवस्था में ये करीब ब्लास्ट के बाद 3,75,000 वर्ष तक रहा और फिर शुरू हुआ अंधेरा, जिसे हम डार्क एज कहते हैं। ऐसे ही मैटर और एंटी मैटर के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ा, जो कि एक दूसरे से टकराते ही खत्म हो जाता था। मगर मैटर थोड़ा ज्यादा होने के कारण युद्ध को जीत लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये दुनिया आप देख पा रहे हैं। यूनिवर्स के सृष्टि में ग्रेविटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ग्रेविटी के पावर से ही आटम आपस में जुड़ने लगे। शुरुआत में यूनिवर्स में हाइड्रोजन के आटम अस्तित्व में आए थे और बहुत मात्रा में हाइड्रोजन के आटम ग्रेविटी के चलते आपस में कॉम्प्रेस होने लगे और यहाँ के टेम्परेचर बहुत बढ़ने लगा। इससे न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इस यूनिवर्स की पहला तारा अस्तित्व में आया। ऐसे यूनिवर्स में कई सारे नए तारा बनने लगे और यूनिवर्स इन्हीं तारों से जगमगाता हुआ अपने विकास के राह पर चल पड़ा। ऐसे ही सफर में ये तारे ग्रेविटी के चलते आपस में मिलकर ग्रुप्स में रहने लगे और एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के चक्कर लगाते हुए ये खुद को गैलेक्सी कहलाने लगे। फिर इस यूनिवर्स पर लाखों करोड़ों गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स बनने लगे और इसी तरह विध्वंस और निर्माण के प्रक्रिया से गुजरकर आज ये यूनिवर्स हम तक पहुंचा है। जब गैलेक्सी का निर्माण हो रहा था, यूनिवर्स के एक भाग में हमारे लिए भी एक गैलेक्सी बना, जिसे हम द मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले एक नेबुला के ब्लास्ट से हमारा सूर्य मंडल का निर्माण हुआ। इस ब्लास्ट के बाद ग्रेविटी अपना पावर दिखाने लगा और वो डस्ट क्लाउड को आपस में जोड़ने लगा। फिर एस्टेरॉयड भी आपस में जुड़ने लगे। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सूरज का निर्माण हुआ
और ये 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने लगा। इनमें से एक हमारा प्रिय नीला ग्रह पृथ्वी भी था और पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाने लगा। इसी तरह हमारा सूर्यमंडल और पृथ्वी का जन्म हुआ था। जब पृथ्वी का जन्म हुआ था यह आज की तरह बिल्कुल नहीं था। पृथ्वी उस वक्त ज्वालामुखी और लावा का धकधकता हुआ गोला था। यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म था, मगर एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ एलिमेंट एंड अदर गैसेस पानी को बाष्प के रूप में रखा हुआ था। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होने लगा, फिर पृथ्वी पर बारिश होने लगी, फिर पृथ्वी एक रहने लायक जगह बन पाया था। अगर आसान शब्दों में कहे तो बिग बैंग से मैटर बना, मैटर से स्टार बना, फिर गैलेक्सी, फिर सोलर सिस्टम, फिर अर्थ अस्तित्व में आया था। Opinion. ये ब्रह्मांड एक परिवार है। ये सब एक ही कण का पैदावार है। चाहे वो प्लैनेट, गैलेक्सी, यूनिवर्स हो, चाहे वो करोड़ों मील दूर रहता एलियन हो, हम सब एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। Theory of evolution. पृथ्वी के जन्म के बाद यहाँ लाखों सालों तक घनघोर बारिश होने लगी और ये बाहर से ठंडा होने लगा। यहाँ विशाल समुद्र और भूमि अस्तित्व में आए। आज से करीब 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत होती है। और क्या आप जानते हैं, हम सब पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, मनुष्य एक ही पूर्वज का वंशज है, जिसे साइंटिस्ट फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर के नाम से जानते हैं। फिर ये इवोल्यूशन के चलते अपने अंदर कुछ बदलाव करता है, जिसके बाद इसको लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर कहा जाता है। ये पृथ्वी की सारे जीवित चीजों का एकमात्र पूर्वज है। पृथ्वी की विशाल समुद्र में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से पृथ्वी पर जीवन का चहल पहल शुरू हुआ। फिर पृथ्वी को अपनी एक कोशीय जीव मिलने लगे। इन सूक्ष्म जीवों के कारण आगे चलकर बहुकोशीय जीव सृष्टि होने लगे और हमारे पृथ्वी के समुद्र पर धीरे धीरे जीवन का विस्तार होने लगा। फिर समुद्र में वर्टिब्रेट्स जीवों का सृष्टि हुआ, जिनका स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी था, जो कि मछली और क्रोकोडाइल के जैसे थे। ये पानी से बाहर आकर अपना जीवन जमीन पर संघर्ष के साथ गुजारने लगे। फिर बहुत सारे एम्फीबियंस जीव जैसे फ्रॉग, सैलामेंडर, स्नेक, टर्टल्स, क्रोकोडाइल, बर्ड और डायनासोरस जैसे रेप्टाइल्स का जन्म हुआ और डायनासोरस जैसे विशालकाय जीव का यहाँ हुकूमत चलने लगा, मगर एस्टेरॉयड की पृथ्वी से टकराने से ये विलुप्त हो गए। फिर पृथ्वी के भूमि पर मैमल्स का जन्म हुआ और मैमल्स का इवोल्यूशन के परिणाम स्वरूप मानव जाति का सृष्टि का प्रारंभ हुआ। हमारे पूर्वज, जिन्हें आज हम ग्रेट एप्स कहते हैं, उनका जन्म अफ्रीका में हुआ था। इन एप्स दिखने में आज की मानव से काफी अलग थे। उनकी खोपड़ी चौड़ी होती थी और उनकी बाहें मोटी और घनी होती थी। उनके होंठ बाहर निकले हुए थे और मोटी थे। उनके पंजे भी फैले हुए थे और उनके शरीर पर हद से ज्यादा बाल था और वो 4 पैरों पर झुक के चलते थे, मगर इवोल्यूशन ने उनको बदल कर रख दिया। जब आइस एज का प्रारंभ हुआ तब अफ्रीका का जंगल धीरे धीरे ठंडा और सूखा पड़ने लगा। बड़े बड़े पेड़ की तादाद घटने लगे और घास का मैदान बनने लगे। इसलिए वो एप्स 2 पैरों पर चलने लगे। यही वो समय था जब मानव का पूर्वज यानी होमोनिड्स बाकी बंदर प्रजाति से अलग हुए और विकास की राह पर चल पड़े। 7 मिलियन साल पहले जब होमोनिड्स अस्तित्व में आए थे, समय के साथ उनके कई सारे प्रजाति बने थे, जैसे कि सहेलांथ्रोपस, आर्डिपार्थिकस, ऑस्ट्रेलोपार्थिकस, पारांथ्रोपर्स, फिर होमो हेबिल्स, होमो इरेक्टस, फिर आखिर में होमो निएंडरथालस, होमो सेपियंस। दोनों बचे हुए थे और उन्होंने अफ्रीका से बाहर कदम रखा और दुनिया भर में फैल गए। होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है आदमी, जो पुरुष और नारी दोनों को शामिल करता है। साइंटिस्ट ने होमो को उनके विशेषताओं के आधार पर नाम दिया है। होमो हेबिल्स यानी औजार बनाने वाला, होमो इरेक्टस यानी सीधे खड़े होकर चलने वाला, होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मनुष्य। पहले तो हमारे पूर्वज होमो का एक ही काम था, खाना पीना करके आराम से रहना। खाने के लिए वो शिकार पर निर्भर थे और अपने हाथों से शिकार करना बड़ा मुश्किल था।
फिर वो अपने दिमाग चलाने लगे और पत्थर से शिकार करने लगे। और इसका भी 3 स्टेज है, जो कि पालियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पहले बड़ा पत्थर, फिर छोटा पत्थर, फिर शार्प और नुकीले पत्थर से शिकार और उससे छोटे टुकड़े में काटने का काम किया और जीवन को थोड़ा सा आसान बनाया। ऐसा माना जाता है एक बार जंगल में पेड़ की 2 टहनी टकराने से आग लग गया। फिर इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया। अब वो आग जलाकर खाना पकाकर खाते थे और आग से अपनी सुरक्षा ठंड और अन्य जीव जंतु से किया करते थे। जब उन्होंने मीट को पकाकर खाया तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलने लगा और शिकार में डेवलपमेंट के कारण उनका एनर्जी बचने लगा। इसलिए उनका दिमाग और भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करके दौड़ने लगा और उनकी बॉडी का शेप में भी चेंजेस दिखने लगा। आज से करीब 50,000 साल पहले हमारी पूर्वज होमो सेपियंस ने आपस में बातचीत करने के लिए भाषा का भी आविष्कार किया और मिलजुल कर शिकार करने लगे और मिलजुल कर बातचीत करते हुए जंगल और गुफाओं में ग्रुप्स में रहने लगे। अब पृथ्वी में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के साथ साथ एक होमो स्पीसीज भी बचा हुआ था, होमो सेपियंस, जो कि हम थे। ऐसे करते करते होमो ने अपने मनुष्य बनने का आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया। Opinion. ये विश्व एक परिवार है। यह सब एक ही जीवन का परिणाम है। हम सब एक अनदेखी रिश्ते से बंधे हुए हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य, उनके बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। History of humans. मनुष्य अब अफ्रीका से निकलकर पूरा दुनिया में फैल गए थे। वो आइस एज जैसे संघर्षमय जीवन काट के भी खुद को जिंदा रखा हुआ था। ऐसे करते करते आज से करीब 12,000 साल पहले आइस एज खत्म हो गया और एक गौरवमय और सुनहरे भविष्य की ओर वो चल दिए। आइस एज के खत्म होने के बाद आज से करीब 10,000 साल पहले जलवायु गर्म और बरसाती होने लगा। जलवायु परिवर्तन से जीवों और वनस्पतियों में भी परिवर्तन आया। मनुष्य ने पर्याप्त वर्षा, वनस्पति और पशुओं का लाभ उठाया। यही वो समय था जब मनुष्य पशुपालन करने लगा। अपने शिकार में सहायता करने के लिए कुत्तों को पालने लगा और भी कई प्रकार के पशुओं को मनुष्य पालने लगा। फिर समय में कुछ आगे चलते हुए मनुष्य कृषि कार्य करने लगा, क्योंकि हर दिन शिकार करना, मांस खाना और कभी कभी भूखा रहना पॉसिबल नहीं था। फिर उन्होंने देखा जंगली फल, फूल और जंगली सब्जियां भी खाने में बेहतर था। यही से कृषि कार्य का शुरुआत हुआ। खाद्य के बाद हमारे महान पूर्वजों ने पोशाक पर भी ध्यान दिया और इसकी शुरुआत कपास की खेती से बनी रुई और उनसे बने धागे से की गई थी। अब वो वस्त्र पहनने लगे थे। खाद्य और वस्त्र के साथ साथ हमारे महान पूर्वजों ने वासगृह पर भी ध्यान दिया और धीरे धीरे मिट्टी से कच्चे घर बनाने लगे और घर में रहने लगे। कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, घर बनाने लगे। ऐसे करते करते वो खानाबदोश यानी घुमंतु से चिरस्थायी यानी कि एक जगह पर रहने लगे। फिर परिवार बनने लगा और गांव भी। मनुष्य समाज अब मिलजुल कर बड़े बड़े समूह में रहने लगा। इन समूह में से कुछ ताकतवर लोग इन सभी को लीड करने लगे। फिर इनको ट्राइब कहा जाने लगा और लीडर को ट्राइबल चीफ। ऐसे करते करते आगे चलकर राजा और प्रजा का व्यवस्था प्रारंभ हुआ, जिसे राजतंत्र कहते हैं। मनुष्य अब रिलीजियन को भी फॉलो और प्रैक्टिस करना प्रारंभ किया। पहले लोग प्रकृति को पूजा करते थे, फिर सिविलाइजेशन की वक्त से सन, मून, एर्थ, मदर गॉडेसेस, पशुपति के पूजा करने लगे। ये प्रकृति के साथ साथ बहुत सारे भगवान की पूजा करते थे। हिंदुइज्म को दुनिया का सबसे पहला रिलीजियन माना जाता है। मनुष्य उस वक्त गृहपालित पशु और कृषि सामग्री को ही अपने संपत्ति मानते थे। फिर कुछ वक्त बाद उनको लैंड और गोल्ड को अपनी संपत्ति के रूप में पाने का ऐसा चस्का लगा, जिसके कारण युद्ध की शुरुआत हुआ। मनुष्य अब धीरे धीरे नदी के किनारे आके बसने लगे, क्योंकि यहाँ नदी होने के कारण भूमि उर्वर था और पानी की सिंचाई भी आराम से हो जाता था। इससे कृषि बढ़ने लगा। कृषिजात उत्पाद के कारण व्यापार होने लगा।
व्यापार से आए धन दौलत से शहर का निर्माण होने लगा। इस तरह सभ्यता का विकास हुआ। आज से करीब 5000 साल पहले कुछ महान सभ्यता यानी सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्रारंभ हुआ। इनमें से कुछ राजतंत्र थे तो कुछ अलग प्रकार की शासन व्यवस्था था। सिविलाइजेशन के वक्त ही विशाल नगर का निर्माण होने लगा। डबल स्टोरेड बिल्डिंग, बाथरूम, वेल, ग्रिड सिस्टम हाउस, रोड, अंडरग्राउंड ड्रेन, सिटाडेल, पैलेस, गार्डन, ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, टेम्पल, स्टैचू, बिजनेस सेल, लाइब्रेरी, ये सारे खासियत के साथ ये सभ्यता एक बहुत ही उन्नत और विकसित सभ्यता थे। भारत के सिंधु नदी के किनारे बसा सिंधु घाटी सभ्यता उस वक्त अपने नगर निर्माण के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था। इजिप्टियन सिविलाइजेशन आज से 4600 साल पहले ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण किया था, जो कि हजारों सालों तक दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रक्चर था और ये आज भी शान के साथ खड़ा हुआ है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक महान राजा थे जो कि कोड ऑफ हम्मुरबी के नाम से एक न्याय व्यवस्था को लिखवाया था। इसके लिए उनको द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ गिवर का टाइटल दिया जाता है। सिविलाइजेशन के कुछ आविष्कार जैसे कि कॉपर और ब्रॉन्ज मेटल, आर्ट ऑफ राइटिंग, राइटिंग मटेरियल, मैथमेटिक्स, लिटरेचर, कैलेंडर, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पृथ्वी के विकास में सहायता किया था। आज से करीब 4000 साल पहले मानव ने हॉर्स डोमेस्टिकेशन यानी घोड़े पालना शुरू किए थे। ये यूरेशियन स्टेपी और यूक्रेन, काजाकिस्तान से शुरू होकर पूरा दुनिया भर में फैला हुआ था। मेसोपोटामिया में व्हील का निर्माण और प्रचलन हो रहा था, यानी कि रथ तैयार होने लगा था। आज से करीब 3200 साल पहले मनुष्य के हाथ में एक नया मेटल लगा था, जिसे हम आयरन यानी कि लोहा के नाम से जानते हैं। रथ बनाने लगे, घोड़ा पालने लगे, शस्त्र और तलवार बनाने लगे। अब तो मनुष्य के बीच सत्ता का ये युद्ध होना ही था। आज से करीब 2500 साल पहले मनुष्य के द्वारा बनाए गए दो राज्य ग्रीस और रोम अब गणराज्य के राह पर चल पड़े। पहली बार डेमोक्रेसी अस्तित्व में आए और लोगों के द्वारा शासन चलाने लगे। फिर ये भी गणराज्य से साम्राज्य बन गए। आयरन की खोज से कृषि उत्पादन बढ़ने लगा, क्योंकि आयरन से अच्छा हल, अच्छा काटने की औजार, अच्छा उपकरण बनने लगे। राजाओं को ज्यादा टैक्स मिलने लगा। इसी पैसों से राजा अपने स्टैंडिंग आर्मी बनाने लगे, हथियार बनाने लगे और यहाँ से शुरू हुआ साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य को युद्ध करके विस्तार करने लगे, जैसे कि एकडियन एम्पायर, इजिप्शियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, मैसेडोनियन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, किन एम्पायर, रोमन एम्पायर। प्राचीन विश्व के इतिहास में उनकी ही वर्चस्व था। यह साम्राज्य विस्तार हिंसा, हत्या और युद्ध के बीच भगवान बुद्ध का जन्म प्राचीन भारत में हुआ। वो सबको मिलजुल कर और अहिंसा से रहने का शिक्षा दिए थे। आज से करीब 2000 साल पहले यीशु क्रिस्ट का जन्म हुआ था। उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजियन का प्रतिष्ठा किया था। उनके जन्म के वर्ष से या कुछ ही वर्ष पहले को ख्रीष्टाब्द और ख्रीष्टपूर्व में बांटा जाता है, यानी कि यही से फर्स्ट ईयर का शुरुआत हुआ, जिसे एडी कहते हैं। प्राचीन विश्व में कई सारे बुद्धिमान लोग थे, जैसे कि अरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लाटो, चाणक्य, चरक, सुश्रुत, पाणिनि और आर्यभट्ट, जो कि विश्व में विकास और उत्तम चिंताधारा के लिए जाने जाते हैं। 570 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म मिडिल ईस्ट के मक्का में हुआ था। वो इस्लाम रिलीजियन के प्रतिष्ठाता थे। फिर यहाँ कैलिफेट के नाम से एक शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, जो कि युद्ध करके मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका तक, एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। मध्यकाल की विश्व में कुछ साम्राज्य जैसे कैलिफेट, तुर्क्स, वाइकिंग्स, मंगोल एम्पायर, माली एम्पायर, इनका एम्पायर, तैमूरिड एम्पायर, दिल्ली सल्तनत आदि प्रमुख साम्राज्य थे। मध्यकाल में यूरोप अज्ञानता और अंधविश्वास से भरा हुआ था। फिर क्रूसेड के नाम से होली लैंड जेरूसलम के लिए मुस्लिम और क्रिश्चियन के बीच एक युद्ध हुआ, जो कि विध्वंसक
और भयानक था। फिर यूरोप में रेनेसां यानी नवजागरण का शुरुआत हुआ। लोग पुराने तौर तरीका छोड़कर नई विचारधारा पर चलने लगे। लोग अब प्रिंटिंग प्रेस, लिटरेचर, साइंस, बिजनेस, इनोवेशन, फिलोसॉफी, पेंटिंग, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी ये सब पर इंटरेस्ट लेने लगे और यूरोप डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से यात्रा करके अमेरिका महादेश को खोज निकाला था। 1492 एडी में जब उनका जहाज अमेरिका के किनारे लगा तो वहां के आदिवासी और जनजाति खुशी से झूम उठे। उन्होंने ऐसे जहाज, ऐसे लोग, ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहने लोग पहले देखे ही नहीं थे। वो जनजाति उन्हें भगवान समझने लगे, मगर ये भगवान नहीं बल्कि उनके सर्वनाश करने वाले थे। उन यूरोपियन स्पेनिश लोगों ने इन नेटिव जनजाति के ऊपर बहुत अत्याचार किया। अब ये यूरोपियन उनको इंसान ही मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे ही जब 1498 एडी में वास्को ड गामा का जहाज भारत में आया तो एशिया का भविष्य भी गुलामी की ओर चल पड़ा। पहले तो भारत पर ब्रिटिश व्यापारी बनकर आए थे, मगर धीरे धीरे यहाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते भारत को जीत लिया। भारतवासी के ऊपर उनके अत्याचार बढ़ने लगे। भारत को पहले अपने संपत्ति और समृद्धि के लिए सोने की चिड़िया बोला जाता था, मगर इन्होंने भारत को ऐसे लूटा, भारत का अर्थव्यवस्था ही नहीं भारत को भी तोड़ दिया। जब आधुनिक विश्व में यूरोपियन का डेवलपमेंट शुरू हुआ, वो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में जाकर अपने कॉलोनाइजेशन करने लगे। यहाँ वो बहुत ही अत्याचार करते थे। मनुष्य अब मनुष्य को गुलाम बनाकर बेचने लगा। ये आधुनिक विश्व में साम्राज्यवाद चरम पर था। ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, रूसियन एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, पोर्तुगीज एम्पायर, ओटोमन एम्पायर और जर्मन एम्पायर ये सब साम्राज्यवाद में प्रमुख थे। आधुनिक विश्व में कई सारे बुद्धिमान और वैज्ञानिक थे, जैसे कि आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, लियोनार्डो दा विंची, स्टीफन हॉकिंस, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रूसो, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, रामानुजन ये सब पृथ्वी की विकास करने में काफी मदद किए थे। धीरे धीरे राजतंत्र बहुत ही अत्याचारी हो गया। इसी के कारण जनता अपने ही राजा के खिलाफ क्रांति करने लगे, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रूसियन रिवॉल्यूशन और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसका उदाहरण है। जनता अब राजतंत्र का विरोध करने लगा। ऐसे करते करते राजाओं को सिंहासन से उखाड़ फेंका गया, मगर डेमोक्रेसी अभी भी दूर था। 1914 एडी में मनुष्य के स्वार्थ और लालच के कारण एक महायुद्ध शुरू हुआ, जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में जानते हैं। यह युद्ध आधुनिक हथियार से लड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप विध्वंस और सिर्फ विध्वंस ही था। फिर 20 साल बाद 1939 एडी में मनुष्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ा, मगर इस बार युद्ध सिर्फ आधुनिक हथियार से ही नहीं कुछ और से भी लड़ा गया था, जिसे एटम बम कहते हैं। 1945 एडी में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ये बम गिराया, जिसके परिणाम अत्यंत भयानक था। इस युद्ध में सैनिक ही नहीं, साधारण लोग भी और पेड़ पौधे से लेकर पशु पक्षी तक मारे गए थे। यही वो युद्ध था जिसने बड़े बड़े देश का विनाश कर दिया था। ये ताकतवर देश जिनका एम्पायर हुआ करता था, ये शासन करने के काबिल नहीं रहे। इसके लिए बहुत से गुलाम देश आजाद हो गए और लोकतंत्र का शुरुआत हो गया। अब मनुष्य लोकतंत्र व्यवस्था को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगा और नागरिक वोट के माध्यम से सरकार चुनने लगे। आज भी कुछ देश में राजतंत्र है और कुछ देश में तानाशाही भी है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मनुष्य जान चुका था यह युद्ध बहुत ही विध्वंसक है। इसके लिए युद्ध को रोकने के लिए, शांति से रहने के लिए और मनुष्य समाज के विकास के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, मनुष्य अपने बुद्धि के कारण नए नए चीज करने में उत्सुक रहता है। इसी कारण से मनुष्य का स्पेस और यूनिवर्स में इंटरेस्ट पहले से ही रहा है। 20 जुलाई 1969 एडी में अपोलो 11 एक अमेरिकन अंतरिक्ष यान जिसने सबसे पहले मानव को मून पर उतारा, उस दिन मनुष्य पृथ्वी से दूर कहीं और भी कदम रख चुका था।
मनुष्य आज मार्स पर अपने घर बसाने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए पर्याप्त प्रयास भी कर रहा है। देखते हैं मनुष्य कहां तक पहुंचता है। 2023 एडी यानी कि आज रूसिया और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए संस्थान यूनाइटेड नेशन भी ये युद्ध रोकने में असमर्थ हो रहा है। ये हमारा प्रिय पृथ्वी और ये सुंदर जीव जगत आज आटॉमिक युद्ध की ओर बढ़ रहा है। Opinion. ये मनुष्य समाज एक परिवार है। हम सब एक ही पूर्वज का वंशज है। हम सब मनुष्य है और यही हमारा सर्वश्रेष्ठ परिचय है। मनुष्य को जन्म से नहीं कर्म से पहचानना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य की नजर से मनुष्य ही समझकर देखना चाहिए। ब्रह्मांड का सफर अब पूरा हो चुका है। इस सफर में हमने देखा कैसे एक आटम से भी छोटे कण की विस्फोट से गैलेक्सी, सोलर सिस्टम और पृथ्वी का जन्म हुआ। ऐसे ही एक छोटे से जीवन से पेड़, पौधे, पशु, पक्षी और मनुष्य का जन्म हुआ। फिर मनुष्य मिलजुल कर शांति से जीवन यापन करने लगे, मगर आज मनुष्य स्वार्थ के चलते विभाजित होकर परमाणु युद्ध की आशंका से घिरा हुआ है। ये वर्तमान बहुत ही संघर्ष करके हम तक पहुंचा है। आज हमारा लिया गया निर्णय हमारा भविष्य होगा।